आप सभी का गणपति क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो एक सामान्य सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उपसर्ग और प्रत्यय। और ये उपसर्ग और प्रत्यय बहुत कॉमन टॉपिक है और प्रायतर ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इनको बहुत ही सरलता से, सहजता से और बहुत ही आसानी से आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप 100% समझ जाओगे अगर आपने यही क्लास में ध्यान से सुना है। और उपसर्ग और प्रत्यय, जो भी आप यूनिट जैसे संधि और समास आप पढ़ते हो तो उसको साथ में लेके पढ़िए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि संधि और समास में क्या डिफरेंट है, किन किन चीज़ों का इसमें नियमों का ध्यान रखना होता है। वैसे ही उपसर्ग और प्रत्यय जब आप अध्ययन करते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय को भी आपको साथ में ही अध्ययन करना चाहिए। तो इससे क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय में जो मिक्स हो जाता है, जो आपको डाउट होता है नियमों का, वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। जो शब्दांश, शब्दांश क्या होता है? देखिए, हम बहुत ही एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए बहुत ही आसानी से आपको 100% समझ में आ जाएगा। आज के बाद में आपको उपसर्ग में कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, हजारों हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेन पॉइंट, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना कि वो क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो शब्दांश, शब्दांश क्या होता है? शब्द का अंश, कंप्लीट शब्द नहीं होता, शब्द का अंश। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द का अंश है वो किसी शब्द के पहले पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हमें किन किन बातों का ध्यान देना उपसर्ग में? सबसे पहले तो जब उपसर्ग के बारे में पूछा जाता है तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो जो शब्दांश है वो शब्द के पहले होना चाहिए। शब्द के कहाँ होना चाहिए? पहले। फिर उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि वो शब्द के पूर्व यानी पहले होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें किस पे ध्यान देना चाहिए कि शब्दांश के जुड़ने पे क्या उस मूल शब्द का अर्थ बदल रहा है। अगर बदल रहा है, नया शब्द बन रहा है, तभी वो क्या होगा? उपसर्ग होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि कुछ भी और वर्ण आ सकते हैं, तो इससे ये नहीं कि उपसर्ग ही हो। उपसर्ग में हमें दो बातों का विशेष ध्यान देना है। फर्स्ट कौन सा? किसी मूल शब्द के पहले वो शब्दांश जुड़ता है, उसके जुड़ने से उस मूल शब्द का अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। फर्स्ट, शब्दांश के पहले, शब्द के पहले जुड़ा होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरी बात किस पे ध्यान देना चाहिए कि उस शब्दांश के जुड़ने पे उस शब्द का अर्थ बदला हुआ होना चाहिए या बदल जाना चाहिए, तभी वो उपसर्ग कहलाता है या उपसर्ग कहते हैं। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको दो बातों पे ध्यान देना है। एक बार फिर से बता दूं, लाइफ में आपको उपसर्ग में कभी कोई डाउट नहीं होगा। परिभाषा, वो सब जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए, इसमें उदाहरण दे रहे हैं। उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द। उपसर्ग है और ये मूल शब्द है जिसमें ये शब्दांश है, ये शब्दांश है, ये पैर, अन्न, ये सब क्या है? ये शब्द के अंश है, कंप्लीट शब्द नहीं है। और ये सब क्या है? हीर, मोल, धर्म, मान, ये सब क्या है? मूल शब्द है। और फिर क्या है? नया शब्द बना है। तो इसमें जो है ना शब्दांश, तो ये शब्दांश हो गया, और किसी शब्द से पहले तो ये शब्द हो गया, और उससे पहले जुड़कर वो ये नया शब्द बनता है। तो अच्छे से देखिए। पर अब इसमें हित है, हित का अर्थ क्या होता है? भलाई। परहित यानी दूसरों का हित, तो बदल गया ना, हित तो भलाई है, जिसमें कुछ भी अच्छा काम होता है वो भलाई में आता है। परहित यानी दूसरों का भला, जिसमें दूसरों का हित होता है, परहित, तो अर्थ यहाँ बदल गया है। तो यहाँ भी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। अनमोल, अब मोल तो क्या होता है? मूल्य। लेकिन अनमोल क्या होता है? जिसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा, जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता, अनमोल है, कोई मोल नहीं है उसका। बहुमूल्य कभी कभी आता है, बहुमूल्य, तो वो बहुमूल्य क्या होता है? जिसका बहुत मूल्य होता है। लेकिन अनमोल क्या होता है? जिसका कोई मूल्य नहीं होता, अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, तब अनमोल बोलते हैं। धर्म,
धर्म का, अपने नियमों का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये धर्म है। अधर्म जो करने योग्य नहीं होता, अनर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधर्म। तो अर्थ बदल गया ना, ये मूल शब्द पहले उप शब्दांश और फिर उसमें जुड़ के शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से बदल गया है। तो ये हो गया उपसर्ग। अप और मान, मान रिस्पेक्ट, इज्जत देना। अपमान, अपमान यानी अपमानित करना, बेइज्जती करना, ये सब क्या है? बिल्कुल बदल गया मान का अपमान। यानी जो हमने यहाँ पढ़े वो यहाँ नियम हमें देखना है कि वो यहाँ पे सार्थक हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर वो यहाँ नियम हमें नहीं मिल रहे हैं तो वो वहाँ उस शब्द के पहले उपसर्ग नहीं माना जाएगा। शब्द के पहले उपसर्ग है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा? मूल शब्द के पहले देखना होगा कि कोई शब्दांश है। अगर वो शब्दांश है तो क्या उस शब्दांश के वो पहले जुड़ा हुआ है? अगर वो पहले जुड़ा हुआ है और उस शब्दांश के जुड़ने से उस मूल शब्द का अर्थ बदल गया है पूर्ण रूप से, तो वो ही उपसर्ग होता है। उसी में उपसर्ग समायोजित किया जाता है, वरना नहीं होता है। अब है इसमें उपकार, उपकार यानी भलाई। पढ़ना, अनपढ़, अनपढ़ यानी अशिक्षित, पढ़ा हुआ नहीं होना। डर, डर यानी भय, डर यानी भय। निडर, निडर यानी निर्भीक, जिसको कोई किसी प्रकार का डर और भय नहीं होता है, तो होता क्या? निडर। राग, राग यानी एक लय, संगीत। अनुराग, अनुराग किसी के प्रेम स्नेह में करना। राग एक लय, एक गान, एक कविता गान। अनुराग किसी से प्रेम स्नेह है। हार, हार यानी इसकी अलग अलग सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार हम अर्थ लगा सकते हैं। हार का गले का हार भी होता है, हार का युद्ध में हार जाना, पराजित हो जाना, हार वो वाला हार भी हो सकता है। वो तो वाक्य के अनुसार हम इसका अनुमान लगाते हैं। तो आहार, देखिए हार, इसकी शब्दांश कौन सा लगा? आ, तो आ प्लस हार, आ क्या है? उपसर्ग। हार मूल शब्द है और नया शब्द क्या बन गया यहाँ पे? आहार। आहार यानी भोजन। वन, वन का क्या है? वन यानी जहाँ जो असीमित क्षेत्र में या बहुत ज़्यादा दायरे में जो होते हैं ना वन, जो प्रकृति के द्वारा माध्यम से अपने आप ही डेवलप होते हैं, वो वन होते हैं। उपवन, उपवन जो हम क्या करते हैं, इसमें उपसर्ग लगा, वन मूल शब्द है और नया शब्द क्या बना? उपवन। हाँ, ये भी वन की तरह ही है, जिसमें कोई पेड़ पौधे होते हैं, बगीचा। उपवन यानी बगीचा। तो ये बिल्कुल बदल गया है। वन में और उपवन में बहुत अंतर है। हम जल्दबाजी में कभी कभी क्या करते हैं, वन को उपवन और उपवन को वन मान लेते हैं। वन तो वो होता है जो इसमें बहुत ज़्यादा क्षेत्र में, विस्तृत एरिया में फैला हुआ होता है, प्रकृति के द्वारा, अपने आप वर्षा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो फलता फूलता है। और उपवन वो होता है जो हम स्वयं के द्वारा, हम लोग, हम सब के द्वारा हम उसको ध्यान देते हैं, उसको उसका ध्यान रखे हैं और उन्हीं अपनी उसमें देख रेख में उसको, पेड़ पौधों को और उसको आगे ध्यान रखते हैं। तो वो क्या है? उपवन यानी बगीचा, यानी हम स्वयं उनको देख रेख में उसको आगे पलवित करते हैं और ये अपने आप होते हैं। अनभिज्ञ, विज्ञ यानी जानना, किसी प्रकार किसी के बारे में क्या रखना? ज्ञान रखना। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ यानी ज्ञान नहीं होना, उसके बारे में जानकारी नहीं होना। अभी कभी कोई कहता है ना, क्या आपको वो बात याद है, उस बारे में आपको क्या जानते हो? तो वो ये कहेंगे नहीं नहीं, उसमें अनभिज्ञ हूँ, यानी उसके बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं है। तो वो क्या हो गया? अनभिज्ञ, यानी किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना। चेतन, अब इसमें चेतन यानी चेतना, चेतना जिसमें जड़ और चेतन बोलते हैं ना, चेतन यानी ज्ञान, जानकारी। अचेतन यानी निष्क्रिय, निस्तेज, निष्क्रिय हो जाता है चेतन, किसी प्रकार का उसमें ज्ञान नहीं होना, निश्चेतन हो जाना, तो अचेतन। ज्ञान, अब ये ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं कि हमें कोई बहुत बड़े कोई शास्त्रों का ज्ञान होता है वही ज्ञान माना जाता है। यहाँ ज्ञान यानी किसी प्रकार का ज्ञान, जो नॉलेज होता है वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब ए उपसर्ग, इसमें मूल शब्द क्या है? ज्ञान, और नया शब्द क्या बन गया? अज्ञान। तो अब हमें क्या करना है? हमें मेन इस पे ध्यान देना है, ये परिभाषा है ना उपसर्ग की, उस पे ध्यान देना है। क्या इसमें जो नियम बताए हैं इस एग्जाम्पल में सार्थक साबित हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ही उपसर्ग का प्रयोग है, वरना नहीं। तो इसमें देखिए ए है,
जो इसमें दे रखा है कि वो शब्दांश यानी शब्द का अंश है। किसी शब्द, तो ये शब्द हो गया, जुड़ पहले जुड़ रहा है, कहाँ, पहले। उपसर्ग का जब भी नाम आए हमें मूल शब्द के पहले ध्यान देना है, कभी अंत में ध्यान नहीं देना। फर्स्ट बात तो यही, प्रथम बात पे तो यही ध्यान देना है कि जब भी बात उपसर्ग की आती है तो हमें मूल शब्द के पहले ही देखना है, बाद में बिल्कुल नहीं ध्यान देना। पहले शब्द के पहले देखना है वो शब्दांश क्या उस शब्दांश के मूल शब्द में जुड़ने पे नया शब्द बन रहा है, अगर बन रहा है तो ही इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखिए ए प्लस पवित्र, ए पवित्र। अब इसमें पवित्र यानी शुद्ध, पवित्र अच्छी आचरण, पवित्र किसी भी पवित्रता। लेकिन अपवित्र दूषित हो जाना, पवित्र नहीं होना, तो इसमें हो गया ना सीधा। देखिए ए शब्दांश है और मूल शब्द क्या है, पवित्र, और नया शब्द क्या बन गया, अपवित्र। तो हमें साफ साफ ये जो परिभाषा वाला है वो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ ए शब्दांश है और मूल शब्द ये है, और ये शब्द के क्या है, ए क्या है, पहले है। जब भी बात उपसर्ग की आती है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको उपसर्ग के बारे में पूछा जाए तो आप हमेशा शब्द के, मूल शब्द के पहले ध्यान देना है, बाद में नहीं देना, ना मध्य में देना, आपको सिर्फ शब्द के पहले देखना है। फर्स्ट बात। सेकेंड, आपको क्या बात देना है कि वो जो मूल शब्द के पहले जो शब्दांश है उसके जुड़ने पे क्या नया शब्द बन रहा है, क्या मूल शब्द का अर्थ बदल रहा है, तभी वो उपसर्ग होगा, अन्यथा उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं माना जाता। तो दो ही बातों पे ध्यान देना है। आप असंख्य एग्जाम्पल स्वयं बना सकते हो, पहचान सकते हो और समझ सकते हो हमेशा हमेशा के लिए, कोई उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको दो बातें कौन कौन सी बताई थी मैंने, मूल शब्द के पहले ध्यान देना है, और वो जो पहले जो शब्दांश है उसका मूल शब्द में जुड़ने पे क्या नया शब्द बन रहा है, क्या अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, तभी वो क्या है, उपसर्ग है, अन्यथा नहीं। ये दो बात आपको विशेष रूप से अपने ध्यान में रखना है, तब आप 101% उपसर्ग राइट करोगे, कभी भी आप गलत नहीं करोगे। क्योंकि आप कितना भी एग्जाम्पल पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ने से क्या होगा, कुछ शब्द याद हो जाएंगे, कुछ आपको अर्थ पता लग जाएगा, लेकिन आप सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आप में फिर भी कहीं ना कहीं आप उसमें आपका कमांड नहीं होगा, आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे। तो आप इस पॉइंट पे, इन पे ध्यान देना है, वो रूल क्या ये फॉलो कर रहे हैं, तभी आप, और फॉलो क्या कितना आसानी से है, मूल शब्द के पहले लगना और उसके ऐड होने से, जुड़ने से नया शब्द बनना, बस दो बातों पे ध्यान देना है। अब इसमें देखिए जय, जय हो जाना, जय, जीत जाना, विजित हो जाना, विजय हो जाना। पराजय, पराजय यानी पराजित हो जाना, हार जाना, कितना अर्थ बदल गया ना सीधा। इसमें देखिए जय है, मूल शब्द है, उसके पहले क्या शब्दांश लगा, परा। परा शब्दांश यानी उसका कोई अलग से स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। शब्दांश जो होते हैं उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं हो, उसका वो क्या होते हैं, उनका किसी शब्द की, मूल शब्द के साथ जुड़कर ही अपना महत्वपूर्ण अर्थ, प्रभावपूर्ण अर्थ वो देते हैं। तो इसमें देखिए परा प्लस जय, पराजय, पराजय यानी हार जाना। अब इसमें जय यानी जीत जाना, और परा उपसर्ग लगते ही इसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल चुका है। तो हम अब जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया पराजय, तो आप सीधे सीधे किस बात पे ध्यान दोगे कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, इसमें मूल शब्द है जय। तो क्या इसमें पहले ध्यान दोगे, बाद में तो कोई ध्यान देना ही नहीं है, उपसर्ग है तो पहले ध्यान दिया, तो इसमें क्या आ रहा है, परा। अब ये ध्यान देना है कि जय में परा ऐड करने पे, जोड़ने पे क्या अर्थ बदल रहा है, तो हाँ बिल्कुल बदल रहा है। तो यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है वो आपको कैसे पता चलेगा, आप मूल शब्द के बाद में जो पहले, मूल शब्द के जो पहले जो जुड़ा हुआ है शब्दांश, उसको देख लीजिए, उसको अलग कर लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहले ध्यान दोगे, प्लस मूल शब्द में कौन सा शब्दांश जुड़ा हुआ उसको अलग कर लो, वो आपका उपसर्ग बाहर आ जाएगा। तो इससे आप आसानी से पता कर लोगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, और इसे नया शब्द क्या बना है और क्या बन सकता है। तो बहुत आसानी से उपसर्ग और प्रत्यय बच्चे शुरुआत से ये पढ़ते चले जाते हैं, लास्ट तक हर कंपटीशन एग्जाम में देते रहते हैं, फिर भी उनका ये
हमेशा ये रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, कहीं न कहीं रॉन्ग हो जाता है। तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल आप अपने अभ्यस्त के लिए, अपनी और अधिक उसमें नॉलेज के लिए आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेन आपको इन रूल पे, इन नियमों पे ध्यान देना है। तो आप कभी भी लाइफ में उपसर्ग कभी गलत नहीं करोगे। सब मूल शब्द के पहले और उस शब्दांश के जुड़ने पे अर्थ का बदलना, इन दो बातों पे आपको विशेष ध्यान है देना है, तभी ये संभव है कि आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो, उस अपनी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखिए, बात आती है कभी कभी संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में होते हैं 22। तो इसमें पर, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, नि, अभि, अति, अधि, सु, उत, प्रति, परि, उप, आ और अपि, ये सब उपसर्ग है, लेकिन ये भी नियम सेम है। उपसर्ग का जहाँ नाम आ जाए वहाँ आपको सीधे सीधे क्या देखना है कि वो कहाँ आएंगे, मूल शब्द के पहले। फिर सेकंड पॉइंट, उस मूल शब्द का अर्थ कब बदल जाता है, उस पहले शब्दांश जो ऐड हुआ था उसके जुड़ने पे उसका अर्थ बदल रहा है, तो उसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप जब भी पढ़ो तो एक इस तरीके से पढ़िए कि जैसे उपसर्ग और प्रत्यय हैं तो उनको एक साथ अध्ययन करना चाहिए, जिससे कभी क्या होता है, उपसर्ग का नियम प्रत्यय में, प्रत्यय का नियम उपसर्ग में चला जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ये ऐसा आपको मिक्स नहीं होगा। तो अब हम इसके साथ ही किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रत्यय। तो आपको क्या है, ये दोनों में जो भी मिस्टेक होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये है प्रत्यय। तो वैसे आपने अभी जो उपसर्ग पढ़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप एक बार उसको और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और देख लीजिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा, इसके नियम समझ लीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं, वह शब्दांश, वो सेम शब्दांश, शब्द का अंश जो किसी शब्द के अंत में, उपसर्ग में क्या था, उपसर्ग में जो शब्दांश था वो कहाँ जुड़ रहा था, मूल शब्द के पूर्व यानी पहले, और यहाँ जो शब्दांश है वो शब्द मूल शब्द के कहाँ जुड़ रहा है, अंत में। अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। ये आगे वाला पॉइंट है वो दोनों में सेम है, यानी मूल शब्द का अर्थ क्या होता है, बदलता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, उपसर्ग में शब्दांश कब जुड़ता है, मूल शब्द के पहले, और प्रत्यय में बाद में यानी अंत में जुड़ता है। और दोनों जुड़ने पे यानी उपसर्ग जुड़ता है तो भी और प्रत्यय का प्रयोग होता है तो भी मूल शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही आसान है, इतना आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, रटिए मत। रटने से कभी कोई समझ नहीं पाते हैं। आप जिंदगी अभी 6 क्लास से 4th क्लास से रटते आ रहे हो, क्या कभी हुआ कुछ? तो रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। तो आपको गणपति क्लासेज में जो भी वीडियोज़ मिलेंगे, जो भी नोट्स मिलेंगे, वो बहुत ही सरलता से, सहजता से और परवाहपूर्ण भाषा में आपको समझाए जाएंगे। जो भी आपके अभी तक जो आपका कन्फ्यूजन था वो सब आपका समाधान हो जाएगा। बस इसके लिए किस बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी रुचि को बनाए रखना है कि हाँ, यस आई कैन डू, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका गुरु कोई नहीं है। आपसे बढ़कर आपको प्रेरित दूसरे नहीं कर सकते। बाहरी कुछ समय के लिए प्रेरित कर देंगे, फिर आप वैसे हो जाओगे, लेकिन आपको स्वयं को कुछ करने के लिए आपको खुद को ही मोटिवेट होना है, सेल्फ मोटिवेट होना है, अभिप्रेरित होना है, सीखने के लिए तैयार होना है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। सब समस्याओं का समाधान है। किसी का कितना समय लगता है तो किसी को कितना समय लगता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उपसर्ग में मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं शब्दांश और उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, यानी अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय में इसका थोड़ा विपरीत होता है। क्या होता है, मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय और उसके अर्थ को बदल देते हैं और उसे प्रत्यय कहते हैं। कितना आसान है। अब है हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं। देखिए, हिंदी में मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं प्रत्यय के। कितने होते हैं, 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले नाम याद करिए, कितने, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कैसे याद करोगे आप, देखिए आपको मैं थोड़ा सा साथ साथ में हम ट्रिक से भी याद करते हैं। कृत प्रत्यय, आपको एक प्रत्यय मान लीजिए कृत प्रत्यय याद हो गया तो आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, क के बाद में तय है वर्ण और तय वर्ण का ही ये तद्धित शुरू होता है, तो कृत और यहाँ तय से फिर शुरू कर दीजिए तद्धित प्रत्यय। इससे क्या होता है, ऐसा जो हम ट्रिक से थोड़ा थोड़ा अपने
हिसाब से अपने ज्ञान से जो समझते हैं तो हमें क्या होता है, वो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है, हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते कभी भी। देखिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत कै के बाद में कै का वर्ण कौन सा है, कृत का तय, तो यहाँ तद्धित प्रत्यय, इससे शुरू हो गया फर्स्ट वर्ण तद्धित प्रत्यय। अब इसमें हम समझते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। देखिए ये वह प्रत्यय है जो क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु के अंत में जुड़ता है। देखिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या ध्यान रखें, कैसे कृत और कैसे क्रिया, और क्रिया का क्या होता है, मूल रूप क्या होता है, धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु, अंत में जुड़ता है। अब प्रत्यय का है तो हमें ये तो पहले ही पता है कि मूल शब्द के पहले तो जुड़ने के चांसेज ही नहीं है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रत्यय। तो प्रत्यय हम जब भी पढ़ेंगे तो हम मूल शब्द के अंत में ही देखेंगे, पहले ध्यान ही नहीं देंगे कि पहले मूल शब्द के पहले क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें किस पे ध्यान देना है, प्रत्यय पे। इसलिए अब है कि इसमें ध्यान क्या देना है, कृत प्रत्यय में वह जो प्रत्यय लगता है वो किसके अंत में लगता है, क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़ता है। एक तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी क्या ध्यान रखना है, कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, कृदंत कहते हैं। ये शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ये शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या विशेषण। कौन से शब्द, जो कृत प्रत्यय से लगने पे जो बनते हैं, जो निर्मित होते हैं, जो नए शब्द बनते हैं, वो कौन से शब्द बन के उभरेंगे, या तो संज्ञा या फिर विशेषण। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ गा, अब सबसे पहले तो मैंने बताया ना, इस पे आ जाइए, प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो हम मूल शब्द की कहाँ देखेंगे, अंत में। पहले कुछ नहीं ध्यान देंगे इसमें, प्रत्यय का नाम आते अंत में देखेंगे। तो गा क्या है, क्रिया का मूल रूप यानी धातु। अब गा यानी गाना। अब गा क्या है, इसमें मूल शब्द और धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु। और इसके आगे ना लगाने पे, धातु में ना लगाने पे क्या बन जाता है, क्रिया, गाना। तो इसमें ना लगाते वो क्रिया बन जाएगा, और अभी वो क्या है, गा, धातु है, क्रिया का मूल रूप, प्लस अक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, अक, तो क्या बन गया, गायक। क्या बन गया, गायक, गाने वाला गायक। क्रिया, इसमें क्रिया क्या है, गा, गा यानी गाना, में प्रत्यय अक जुड़ा है। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अक। अब इसमें कैसे याद करेंगे, देखिए गायक, अक, अक, इसमें ये ध्यान देंगे, इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, अक, तो गा प्लस है अक, गायक। प्रत्यय इस ध्वनि से पता लग जाएगा हमें, क्यों, कैसे पता लगेगा, हमें ये पता लगेगा कि प्रत्यय है उसमें मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द गा हो गया, प्लस यक, अक, तो इसमें हम उच्चारण करेंगे वर्णों का, तो कौन सी ध्वनि आएगी, अक, तो गा प्लस अक, क्या बन गया, गायक। तो अच्छी से समझ में आ रहा होगा, इतना आपको सरलता से समझा रहे हैं कि जीवन में कभी भी भूलने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी। बस आप जुड़े रहिए, समझते रहिए, और ऐसे ही रुचि के साथ पढ़ते रहिए, कभी कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखना एक एक करते हुए सारे आप जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको जीवन में कभी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बस प्रैक्टिस एक बार सरसरी नजरों से अभ्यास तो करना जरूरी है। खेल प्लस कोना, अब कैसे होगा, अब देखिए हम ये देखेंगे, खेल, खेल क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द कौन सा, धातु, खेलना, क्रिया हो जाएगा, ना हट गई, रिमूव किया, तो खेल, खेल क्या है, क्रिया का मूल रूप, धातु है ये खेल, ना लगाते क्रिया बन जाएगा, लेकिन है तो क्रिया का ही रूप ना, तो इसमें खेल प्लस ओना, खिलौना। अब इसमें आपको खेल का खिलौना, तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है खेल, में प्रत्यय क्या लगा, ओना, तो क्या बन गया, खिलौना। उसी प्रकार से क्या है, तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय हिंदी में प्रत्यय के मुख्य दो भेद होते हैं, ये इससे आगे ये निकल जाएगा, कृत प्रत्यय और तय से तद्धित प्रत्यय। तो इसे इस ट्रिक से क्या होगा, आपको भेदों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका कभी भी ये नहीं होगा कि दूसरा कौन सा रह गया, कृत तो है पर दूसरा कौन सा है, तो आप ये तय से तद्धित प्रत्यय को आगे विस्तार दे सकते हो। हाँ दूसरा है तय से यानी तद्धित प्रत्यय है, तो कभी आप भूलोगे नहीं, आसानी से लिख लोगे। अब इसमें हमें किन बातों का ध्यान देना है, देखिए तद्धित प्रत्यय में हमें किन बातों का ध्यान देना है।
इसमें हमें ये देना है कि ये वह प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, कारक और काल के द्वारा बदले जा सकते हैं। तो वो होते हैं कौन से? विकारी शब्द। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन संभव है। किन के आधार पे? लिंग, वचन और कारक काल के आधार पे। तो ये विकारी शब्द है। अब ये विकारी शब्द कोर है। कोर में से क्रिया वाला है, वो क्रिया किधर आ गया? क्रिया आ गया किसमें? कृत में। कृत यानी क्रिया, कैसे कृत कैसे क्रिया। ये भी आपका एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। कैसे कृत कैसे क्रिया, वो किस में आ गया? कृत प्रत्यय में। अब तद्धित प्रत्यय में कौन से रहे फिर विकारी शब्दों में? उसमें रहा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो ये तद्धित प्रत्यय है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय है तो सीधा सीधा मूल शब्द की कहाँ ध्यान देंगे? अंत में। पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, कहाँ देंगे? अंत में। तो अंत में ध्यान देंगे तो वो शब्द कौन से होंगे? किसके अंत में? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ेंगे वो। जैसे कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में थे ना, वैसे ये किसके अंत में? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ये प्रत्यय उस शब्द के अर्थ को संशोधित करना, बदल देना या विस्तृत कर देना, यानी उसको और अधिक बढ़ा देते हैं, उसको विस्तार रूप दे देते हैं। संशोधित करना का मतलब होता है बदल देना, तात्पर्य इसका बदल देना, परिवर्तित कर देना। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ के उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं अच्छे से समझने के। देखिए, मानव। मानव क्या है? संज्ञा। मानव है संज्ञा, और इसमें क्या जुड़ा? ता। ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? मानवता। संज्ञा क्या है? संज्ञा मानव में प्रत्यय ता जुड़ा है, जिससे क्या बन गया? मानवता। अब मानवता मनुष्य का धर्म है। मानवता, मनुष्य में मानवीय मूल्य, मानवता नहीं है तो वो मनुष्य है ही नहीं। मनुष्यता, अगर मनुष्यता, मनुष्य कब मनुष्य है? जब उनमें मानवता होती है। अगर मानवता नहीं तो वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं होता है। अब मनुष्यता, मानवता क्या है? जिसमें प्रेम, करुणा, स्नेह, प्रेम, परोपकार, दया, ये सब जिसमें होते हैं, जिसमें वही कौन होता है? मानवता का मानवीय मूल्य होते हैं, वही मानवता का धर्म होता है। और जिसमें ये सब होते हैं वो मानवता का उनमें गुण है, और वही मानव कहलाने के लायक होता है। वही मानव कहलाने जैसे उसमें गुण होते हैं। तो इसमें किसी का ऐसे नहीं कि मनुष्य हो गया, 2 पैर, आंखें, हाथ, कान है, बुद्धिजीवी है तो मनुष्य। मनुष्य नहीं। मानव कब है? जब उसमें मानवता है, मानवता का धर्म है, प्रेम, करुणा, स्नेह सब है, तभी वो मानव कहलाने योग्य है। तो इसमें क्या है? संज्ञा है मानव, और इसमें प्रत्यय है कौन सा? ता। ता जुड़ा तो क्या बन गया? मानवता। तो कितना आसान है। अगर मानवता हमें मिलता है और प्रत्यय के बारे में पूछा जाता है तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि शब्द के अंत में, और उससे पहले जो शब्द है दोनों को अंतर देखते हैं। तो मानव शब्द है और ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय के द्वारा उसका अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। उसी प्रकार से देखिए, दुकान प्लस दार क्या बन गया? दुकानदार। अब संज्ञा क्या है इसमें? दुकान संज्ञा है, और दार क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया? दुकानदार। अर्थ बदल गया ना बिल्कुल। मानवता एक मनुष्य, मानवता यानी उसका धर्म, उसका धर्म। उसी प्रकार से दुकान तो एक शॉप है, उसके प्लस दार प्रत्यय जुड़ते ही उसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल गया। दुकान से क्या बन गया? दुकानदार, यानी जो जड़ है वो चेतन में बदल गया। कितना अंतर आ गया देखिए प्रत्यय के जोड़ने से। जो दुकान एक जड़ है, उसमें दार प्रत्यय जोड़ते ही क्या बन गया? दुकानदार, यानी चेतन। अब दुकानदार तो चेतन ही है ना, मनुष्य चलता फिरता है, जीवित है, तो वो दुकानदार है तो चेतन, यानी जड़ से चेतन में बदल गया। कितना अंतर आ गया देखिए, कितना शब्द प्रभावपूर्ण हो जाते हैं किसके प्रयोग से? प्रत्यय के प्रयोग से। इसलिए बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब संक्षिप्त में प्रभावपूर्ण और अच्छे से समझने के लिए, सरल सहज बोधगम्य भाषा में समझने के लिए हमेशा समझते रहिए। गणपति क्लासेज में आप क्लासेस लेते रहिए, और रुचि के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक के साथ, मनुष्यता के साथ और आदर्शों के साथ अध्ययन करिए। कभी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमेशा सकारात्मक रहिए। चिंतन कीजिए, चिंता कभी मत
कीजिए। अब देखिए हमें और कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में मुख्य अंतर क्या है, यानी हमें किस बात पे ध्यान देना है कि मुख्य अंतर है क्या है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में मुख्य अंतर। कृत प्रत्यय क्रिया की धातु में लगता है। कृत प्रत्यय क्रिया की किस में लगता है, धातु में। धातु क्रिया का मूल रूप है। अब ये पूछ ले कि धातु किसे कहते हैं, तो पता आपको पता तो होना चाहिए ना हमसे। तो किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। अब तद्धित प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है इनके, तो अंत में लगता है और उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है, प्रभावपूर्ण बना देता है, विस्तार रूप देता है। तो कृत और तद्धित प्रत्यय दोनों बहुत ही आसान है और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें जो व्यावहारिक व्याकरण होता है उसमें आसान आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मन से ध्यान से एक बार नहीं, समझ में फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहा होता है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभी जो सिल होते हैं, सिला होती है, उसमें एक नाजुक सी रस्सी के आने से जाने से घर्षण से उसमें निशान पड़ जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, जड़ बुद्धि भी क्या हो जाती है, सुजान चतुर हो जाती है। यानी कब, जब आप रोजाना अध्ययन करोगे, रोजाना मन से पढ़ोगे, आप रोजाना नियमित रूप से मन से ईमानदारी से अध्ययन करोगे और रटोगे नहीं, क्या करोगे, समझोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसमें, गणपति क्लासेज में एक बार फिर से। और आप सभी बने रहिए क्लास के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, बहुत गम्य के साथ समझने के लिए। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में फिर कोई डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप फिर से एक बार इसको सुन सकते हो और समझ सकते हो। तो किसी प्रकार का आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इन पे विशेष रूप से ध्यान देना है और साथ साथ में आपको कहते हैं ना, एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ अनेक काज, इसका भी आपको ध्यान देना है। तो वो क्या ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि आप जब भी अध्ययन करो, जब भी आप रीड करो, तो आपको ये रीड करते समय, पढ़ते समय आपको ये भी देखना है कि जो शब्द है वो कैसे लिखे हुए हैं। होता क्या है कि कभी कभी है ना, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब लिखते हैं तो हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है और हम अशुद्ध वर्ण शब्द लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको साथ साथ में क्या ध्यान देना है कि आपको जो भी शब्द लिखे हुए होते हैं उन पे एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। फिर आपको वो शब्द आपके वो मानस पटल पे, आपके दृश्य बिंब पे स्थापित हो जाएंगे और आप उसको देख भी पाओगे। कैसे आप कहोगे ये कैसे संभव है, ये इसलिए संभव है कि जब आप पार्क जाते हो और एक बार अच्छे से आपने ध्यान से वहाँ से देख लिया, फिर आप घर बैठ के जैसे ही पार्क बगीचे का नाम लोगे तो आपको कभी भी हॉस्पिटल का दृश्य नहीं दिखेगा, आपको पार्क का दृश्य दिखेगा। वैसे ही आप ध्यान से शब्दों को देखोगे, समझोगे, तो आपके दृश्य बिंब पे वो क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे और आपको लिखने में, शुद्ध लेखन में आपको बहुत ही क्या हो जाएगा, उसमें आपका सहयोग मिलेगा। इसलिए शुद्ध सुंदर सुलेख भी लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको अपनी लिखित भाषा है उसको अभिव्यक्त करने का बहुत ही आदर्श माध्यम है, जिसको आपको क्या करना है, बहुत ही प्रभावपूर्ण और बहुत ही आदर्श तरीके से प्रस्तुत करना है, जिससे क्या हो जाए, सोने पे सुहागा, आपके लेखन कार्य पे क्या हो जाए, चार चांद लग जाए। क्योंकि जो मेहनत ही करनी है तो 100% करो ना, क्यों 50%, 60-70 पे क्यों, 101%। तो आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए और आप हमेशा अच्छा करें, आगे बढ़े, यही दुआ है, यही ईश्वर से कामना करें। और आप अपनी क्लास को हमेशा क्या करेंगे, इस अपनी क्लास में, कौन सी क्लास, गणपति क्लासेज में आप रुचि के साथ अध्ययन करें और आपकी हर समस्या का बहुत ही सरलता से, सहजता से और प्रभावपूर्ण भाषा के साथ सरल सरल शब्दों में आपको कठिन कठिन विषयों के टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट को समाधान करवा दिया जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।